आज का हमारा जो विषय चर्चा है वो है फिएट करेंसी की। फिएट करेंसी है क्या, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे या इसके बारे में। सबसे पहले ये बता दूं कि फिएट करेंसी बोलते हैं कागज के नोट के जो किसी भी चीज से बैक्ड नहीं हो। 1971 में इसका टर्निंग पॉइंट था, जो बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था इस करेंसी का। ये इवोल्यूशन बोल सकते हो, हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था 1971। 1971 से पहले हर देश की करेंसी, हर देश का वो कागजी नोट गोल्ड से बैक्ड था। कभी भी कोई भी व्यक्ति जाकर उस कागज के नोट को किसी भी बैंक के अंदर जा करके उसके बदले गोल्ड ले सकता था, उस कागज के नोट के बदले। लेकिन 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऐलान किया कि अब डॉलर के जो डॉलर है, यूएस डॉलर है, उसको सोने में नहीं बदला जाएगा, उसके बदले में गोल्ड नहीं दिया जाएगा। जैसे मोदी ने टीवी पर आकर कह दिया था ना एक दिन कि 500 कि भाइयों और बहनों, और से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही रिचर्ड निक्सन ने भी एक ही रात में जो पेपर करेंसी थी उसको फिएट करेंसी में बदल दिया। उसके जो बैंक में गोल्ड रखा हुआ था उसको एक्सचेंज करने से मना कर दिया। ठीक है, 1971 से पहले आप पैसा दे करके, वो नोट दे करके उसके बदले में गोल्ड ले सकते थे। वो गोल्ड से जुड़ा हुआ था, सोने से जुड़ा हुआ था, और ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत बना था। 1971 के बाद पैसा नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया, और आज एक कागज का टुकड़ा भी नहीं रहा। आज वो डिजिटल नंबर्स में बदल चुका है। अकाउंट में सिर्फ नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स, 1000 नंबर्स आपके अकाउंट में हैं। कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। वैल्यू जो है इसकी वो सिर्फ लोगों का भरोसा है। लोग इस पर, कागज के नोट पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये असल में 500 और 1000 का नोट है। इसका उदाहरण देता हूँ। नोट पर लिखा हुआ है, भारत के नोट पर बता देता हूँ, लिखा हुआ है 100 के नोट पर, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अगर वो कागज का नोट 100 रुपए है तो उस पर लिखने की जरूरत क्या है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने। उसके नीचे गवर्नमेंट के साइन है, गवर्नर के साइन है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्यभूत। ठीक है, और अब ये गोल्ड बैक्स नहीं रहा तो अब इसे फिएट करेंसी कहते हैं। यानी पूरी दुनिया में गोल्ड बैकिंग बंद कर दी गई। 1971 में जब यूएस ने ही गोल्ड बैकिंग बंद कर दी तो दूसरी कंट्रीज ने भी गोल्ड बैकिंग करना बंद कर दिया कि अब हम भी गोल्ड नहीं बदलेंगे। लेकिन 25 फरवरी 2020 को दोबारा एक प्रोमिसरी नोट बना, जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट है, विद बैकिंग वाला नोट है। उसके बैक में है, गोल्ड नहीं है, उसके बदले में गोल्ड से भी महंगी वस्तु कह सकते हो है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि वो प्रोमिसरी नोट 25 फरवरी 2020 को किसने बनाया या उसके बैकिंग में है क्या। अभी दोबारा आते हैं फिएट करेंसी पर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका ने हद से ज़्यादा नोट छाप दिए थे, उतना सोना उसके पास नहीं था। दूसरे देश सोना मांगने लगे तो इस फकिंग कंट ने, इस चूतिए ने, रिचर्ड निक्सन ने रात रात में कानून ही बदल दिया। वो कानून ही तो था 1971 से पहले की गोल्ड के बदले, नो प्रोमिसरी नोट के बदले, कागज के नोट के बदले गोल्ड दिया जा सकता है, लेकिन उसने रात रात में ही बदल दिया। भारत भी उसी सिस्टम में आ गया, ऑटोमेटिकली एवरी कंट्री उसमें आ गई। आज रुपया भी किसी सोने से बैक्ड नहीं है। ठीक है, और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। ठीक है, वो हर देश का बैंक उसको कंट्रोल करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का करेगा रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, या फेडरल रिजर्व बैंक है जो यूएस का। हर देश का जो रिजर्व बैंक है वो उसको
उस देश की करेंसी को कंट्रोल कर रहा है अभी। 1971 के बाद दुनिया का पैसा सोने से नहीं, भरोसे से, जो लोगों को भरोसा है और सरकार की ताकत से चल रहा है। 1971 के बाद पैसा बन गया डेट बेस्ड सिस्टम, यानी कि वो करेंसी, वो कागज का नोट अब कर्जे वाला रुपया बन गया कि जितना तुम्हारे पास होगा तुम्हारे ऊपर उतना ही कर्जा बढ़ता जाएगा। बैंक लोन देकर नया पैसा क्रिएट करता है और सरकार बिना लिमिट के पैसे छाप सकती है या ऑर्डर दे सकती है, भाई इतना छापो। जैसे आजकल सरकार कर भी रही है, इंडिया का उदाहरण देता हूँ। जैसे आजकल सरकार कर भी रही है कि वो जब उसको किसी की जमीन चाहिए होती है, कि समुदाय की या किसी स्टेट की, तो उसको नोट छाप कर दे रही है, तो कागज के टुकड़े छाप कर दे रही है। लोगों का भरोसा है ये कि 500 में चलेगा, 1000 में चलेगा, ठीक है। और जब वो अधिक पैसा छाप देती है तो इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, महंगाई बढ़ती है। जब अधिक मात्रा में छाप दिया, जैसे वेनेजुएला में और श्रीलंका में भी जब ये क्राइसिस आया था, तो उन्होंने लाख के, एक एक लाख के, 10-10 लाख के नोट भी छापे थे और उनके बदले में सिर्फ आधा किलो चावल या आधा लीटर दूध ही आता था, ठीक है। जैसे अब मैं उदाहरण देता हूँ मध्य प्रदेश का भी। मध्य प्रदेश में का जो खजुराहो का जो जिला है, वहां पर लोगों की जमीन हड़पी जा रही है, उनके बदले में उनको नोट दिया जा रहा है। अब उनको वो नोट दे दिया गया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे उस नोट से? मान लो उन्होंने कहीं और कुछ खरीदना हो गया, सरकार उसको जो उसकी पूर्ति करने में असमर्थ है, तो क्या करेगी? उन चीजों को महंगा कर देगी, उस नोट की जो परचेजिंग वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल आता है किसको फायदा किससे होता है इस फिएट सिस्टम से, और इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इस फिएट करेंसी को बैंकों के द्वारा कैसे बनाया जाता है या इसको किससे फायदा होता है, बात करते हैं पहले किसको बनाया किसने। हाउस मनी क्रिएटेड, कि मनी बनाई कैसे जाती है, छपती कैसे है। सेंट्रल बैंक, यानी कि हर देश का रिजर्व बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये लोग ज्यादातर पैसा प्रिंट नहीं करते, इन्होंने प्रिंट की जो मनी है वो प्रिंट करना बंद कर दिया है, बल्कि इसको डिजिटली क्रिएट कर रहे हैं, कंप्यूटर में डिजिट्स छाप रहे हैं। पैसा यानी कर्ज, डेट। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया, बैंक हमें जो एग्जिस्टिंग पैसा है, जो अभी उसके पास पैसा है, उसमें से नहीं देता, वो नया पैसा क्रिएट करता है और हमें देता है, ठीक है। बैंक ने कहाँ पर क्रिएट किया? कंप्यूटर के अंदर। वो पैसा अभी छपा नहीं है, लेकिन उसने कंप्यूटर के अंदर वो डिजिट्स क्रिएट किए और वो जो उसकी ऐप है बैंक की, उसके अंदर उसने उसमें शो करने शुरू कर दिए कि तुम्हारे अकाउंट में इतने डिजिट्स हैं या इतना रुपया है। बैंक क्या करेगा? हमें 10 लाख देगा और उसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट लेगा। याद रखना, पैसा था नहीं, सिर्फ वो डिजिट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट देंगे वो हमारी हार्ड मेहनत होगी, जो हम मेहनत करेंगे, जो हम मजदूरी करेंगे, उससे हमको इंटरेस्ट चुकाना है। उसका जो पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसका इंटरेस्ट चुकाना है, और हमें उससे कर्जदार बनाया गया। हम उसके कर्जदार बन गए बैंक के, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी बैंक असल में पैसा छाप कहाँ से रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। बैंक अपने पास थोड़ा पैसा रखता है, ये रखते हैं, और उससे कई गुना ज्यादा लोन दे देते हैं। उदाहरण, बैंक के पास 1 लाख रुपए हैं, तो बैंक हमें 5 से 10 लाख तक का लोन दे सकता है। ये बैंक खुद बोलता है, रिजर्व बैंक भी बोलता है कि अगर हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो हम उससे 5 से 10 लाख का लोन दे सकते हैं, 5 से 10 गुना लोन ज्यादा दे सकते हैं। ऐसे पैसा सिस्टम में बढ़ता जाता है। बैंक के पास 1 लाख है, 10 लाख देगा। अब 10 लाख में से मैंने दोबारा उसको मान लो इंटरेस्ट देके मैंने हर महीने उसको
इंटरेस्ट दिया, मान लो 1 लाख लिया और मैं हर महीने उसको 1,000 दे रहा हूँ। 1,000 करते करते जब उसके पास 10 महीने में 10,000 होगा, 10,000 को वो 5 गुना, ठीक है, 50,000 से 1 लाख का लोन अब वो दोबारा दे सकता है। 10,000 है बैंक के पास अभी मेरे दिए हुए, उसमें से वो क्या करेगा, 50,000 से लेके 1 लाख का लोन किसी और को देगा। ऐसे ही वो उससे इंटरेस्ट लेगा, उसी से पैसा क्रिएट करेगा। बैंक की जो असली वैल्यू थी वो तो उसकी कवर हो चुकी होगी, लेकिन जो अब वो पैसा छाप रहा है, कहाँ छाप रहा है, लोगों के इंटरेस्ट दिए हुए से पैसा छाप रहा है। जो हिडन लूप है, सारा पैसा लोन के रूप में बनता है, लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा बनाया ही नहीं जाता। वो मुस्लिमों में भी बोलते हैं कि ब्याज हराम है, ठीक है, क्योंकि ब्याज कहीं है ही नहीं, ब्याज का पैसा कहीं पर है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बंदा ब्याज दे कहां से, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट का पैसा बनाया ही नहीं जाता, तो इंटरेस्ट दे कहां से। मतलब सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा नए लोन्स चाहिए। नए लोन्स यानी कि ज्यादा कर्ज, और ज्यादा कर्ज यानी कि ज्यादा कंट्रोल, ठीक है। किस पर, लोगों पर ही तो कंट्रोल करेगा वो, क्योंकि लोगों ने उससे पैसा लिया है, लोगों को लगता है कि उन्होंने पैसा लिया है, रुपया लिया है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो असल में रुपया है या नहीं है। इसलिए बैंक बांट रहा है, लोगों पर कर्ज बढ़ा रहा है, और ज्यादा कर्ज बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। इसको फायदा किसको होता है इससे? सबसे पहले इसको फायदा होता है सरकार को, बिना तुरंत टैक्स बढ़ाए। पहले राजा क्या करता था, कोई जंग लड़नी है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करती थी, राजा टैक्स बढ़ाता था लोगों पर, लोगों से टैक्स लेता था, और उस टैक्स से ही कोई युद्ध लड़ता था, ये कोई प्रोजेक्ट बनाता था, ये कुछ भी करना होता, तो राजा उस टैक्स का इंतजार करता था कि कब वो टैक्स इकट्ठा हो और कब हम ये काम करें। लेकिन अब क्या करती है सरकार, वो सरकार को टैक्स के जो पैसा आता है उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पैसा इन कागज या डिजिटली छापकर वो युद्ध, प्रोजेक्ट्स कोई भी या कुछ भी करना हो वो तुरंत कर सकती है। सरकार के पास चाहे 1 रुपया भी ना हो, वो 1 सेकंड में पैसा छाप करके डिजिटली या कागज के द्वारा वो कुछ भी करवा सकती है कभी भी, ठीक है। दूसरा इसको फायदा होता है बैंक्स को, पैसा क्रिएट करते हैं, उसी पर इंटरेस्ट कमाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा, जो पैसा था ही नहीं उस पर भी प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना बैंक बैंक बैंक, है नहीं कुछ भी, खत्म सिस्टम है, ये समझने की जरूरत है सिर्फ। तीसरा इसको फायदा होता है फाइनेंशियल सिस्टम को, सबसे बड़ी ताकतें, समझिए बड़ी ताकतें का मतलब एलिट वर्ग, वो 30 फैमिली वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एलिट वर्ग जो मिडिल फैमिली से ऊपर रहती है, हायर फैमिली, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। क्रेडिट लोन को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी को भी लोन को कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जिसके नतीजे निकलते हैं फिर इन्फ्लेशन, महंगाई। ज्यादा पैसा होगा, उस पैसे की जो वैल्यू है, उसकी परचेसिंग वैल्यू है वो कम है। आज का 100 रुपया कल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। उदाहरण, मैंने आज मेहनत करी, कल से लेते मैंने उतनी ही मेहनत कल करी, 1,000 रुपये कमाई, तो मैंने उसमें क्या किया, 10 लीटर पेट्रोल ले लिया, ठीक है। उतनी ही मेहनत मैं आज करूंगा, ठीक है। लेकिन रात को बोल दिया भाई महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल के रेट 150 हो चुके हैं, ये 200 रुपये हो चुके हैं, अब पेट्रोल महंगा हो गया है। लेकिन मैंने उतनी ही मेहनत आज करी, उससे मेरे को 1,000 रुपया मिला। अब क्या हो गया, 1,000 रुपये कमाया, मेहनत उतनी ही करी, कल भी उतनी मेहनत करी, आज भी उतनी मेहनत करी, दोनों जगह मुझे 1,000 मिले। कल उसमें 10 लीटर पेट्रोल आ रहा था, तो आज उसमें 5 लीटर पेट्रोल आ रहा है, समझे। ये तेल का या पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, ये हमारी मेहनत की जो कीमत है उसको घटाया गया है। जो हमारी
मेहनत है उसकी कीमत को घटाया गया है। अब हमें 10 लीटर पेट्रोल के लिए 2 दिन की मेहनत देनी होगी। हमारी मेहनत की कीमत घटी है, लेकिन सरकारें, टीवी हो गया, न्यूज हो गई, न्यूज एंकर हो गए, वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग में घुसाते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ा है। नहीं भाई, हमारी मेहनत का रेट घटा है। वो बात दोनों एक जैसी लगती है कि चाहे पेट्रोल का रेट बढ़ा हो या हमारी मेहनत का रेट घटा हो, घटा कुछ तो घटा बढ़ा है ना। लेकिन नहीं भाई, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई चूतिया संसद में बैठकर हमारी मेहनत का दाम कैसे लगा सकता है? ये लगा रहा है। हम तो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, और उतनी ही मेहनत 1000 साल पहले होती थी, उतनी ही मेहनत आज हो सकती है। ठीक है, लेकिन उतनी मेहनत करके जब हम 1000 साल पहले जो कमा रहे थे, उतनी ही मेहनत करके आज हम नहीं वो चीजें पा सकते। समझे? कुछ समझोगे आराम आराम से, जब माइंड में ये बातें क्लिक करेंगी कि हमारी मेहनत का रेट घटा है, ना कि पेट्रोल का रेट बढ़ा है या किसी अन्य चीज का रेट बढ़ा है, हमारी मेहनत का रेट घटा है। और ये तब तक हमारी मेहनत का रेट घटता रहेगा जब तक चंद चूतिए संसद में बैठकर हमारी मेहनत का दाम घटाते रहेंगे, ये हमारी मेहनत का दाम बताते रहेंगे हमें। ठीक है, अभी दोबारा उसी बात पे आते हैं, फेड करेंसी वाली पे। ये एक डेट ट्रैप है, ये कर्ज का जाल है। लोग ईएमआई में फंसे रहते हैं, देश भी कर्ज में डूबे हैं। अगर कोई करेंसी पैसा कंट्रोल करता है तो वो क्रेडिट कंट्रोल करता है, तो वो इनडायरेक्टली बिजनेस, जॉब्स, लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करता है। आज का पैसा असली दौलत नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड डेट बेस्ड सिस्टम है। आज पैसा बैक्ड है सिर्फ हमारे भरोसे और हमारी मेहनत, प्रोडक्टिविटी से। अगर लोग भरोसा खो दें और काम करना बंद कर दें 1 महीने के लिए, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, इनकी फटकर हाथ में आ जाएगी। और 1 महीने के काम बंद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, इस मतलब में बोल रहा हूं कि सरकार और बैंकों के लिए काम करना बंद कर दे। धरती हमारे पास बहुत है, जितनी जरूरत है उगाओ और खाओ। अगर इनकी फटके हाथ में ना आ जाए तो कह देना। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है, हमारे भरोसे और हमारी मेहनत की वजह से वो नोट चल रहा है। सरकार को भी अच्छे से पता है कि ये एक फेड करेंसी है, ये सिर्फ लोगों के भरोसे की वजह से चल रही है। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें माइक पर आकर बोल दिया, हमारे महाशय जी ने, भाई और बहनों वाले ने, तो क्या होगा? हड़कंप मच जाएगा पूरे देश में। लेकिन उससे पहले हमें धरती को रिस्टोर करो, वहां पर जितनी जरूरत है उसको उगाओ और खाओ। इनकी गांड फट जाएगी, कहां सोच रहे हो? अब बात करते हैं इसका डिजाइन किसने किया, हु डिजाइंड इट। इस सिस्टम को किसी भी एक इंसान ने डिजाइन नहीं किया है। ठीक है, बोलते हैं भाई एक इंसान ने डिजाइन किया, नहीं, इसे बैंकर्स, गवर्नमेंट्स और इकोनॉमिस्ट्स के थ्रू डिजाइन किया गया है। सबसे पहला नाम तो उसी का आता है, मेयर एम्स्केल रोथस्चाइल्ड। पहली बार बड़े लेवल पर इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क इसी ने बनाया। अलग अलग देशों की सरकारों को फाइनेंस करना शुरू किया, और यहीं से जो मॉडर्न फाइनेंस की फाउंडेशन है वो यहीं से पड़ी। मॉडर्न फाइनेंस की जो नींव है वो यही है। जॉन मेनार्ड केनिस, ये एक क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट थे, वो क्राइसिस की बात की थी ना, कुछ समझ में आएगी। पहले क्राइसिस लाए गए, क्राइसिस के टाइम इकोनॉमी कैसे चलानी है ये आइडियाज दिए। इनके आइडियाज से ही ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बना, जिससे फ्लेक्सिबल सिस्टम, गोल्ड से फ्री सिस्टम को पुश किया गया। तीसरा आता है मिल्टन
फ्राइडमैन फिएट करेंसी और मनी सप्लाई कंट्रोल के सपोर्टर। निक्सन शो के टाइम इनके आइडियाज ने उनको इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, मिल्टन फ्राइडमैन के आइडियाज ने ही उनको इन्फ्लुएंस किया था कि अगर तुम छाप ही चुके हो तो मुकर जाओ, बदलो ही मत, कानून बदल दो साला। बात करते हैं अगली, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है। सबसे बड़ा रोल इसके अंदर प्ले करते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694, फेडरल रिजर्व 1913। सबसे ज्यादा उस समय में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड सबसे ज्यादा पावरफुल था। 1913 में बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व सबसे ज्यादा पावरफुल थे। इन्होंने मनी क्रिएशन को सिस्टम में डाला, समझे। डेट बेस्ड सिस्टम को फॉर्मल बनाने वाले यही लोग थे, यही जो बैंक थे, समझोगे। अभी समझाता हूँ 4 पॉइंट में ये सिस्टम को इवोल्व कैसे किया गया। हुआ नहीं है, किया गया। गोल्ड एंड सिल्वर रियल मनी थी, अब नहीं है। पेपर बैक बाय गोल्ड था भाई साहब। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम लाया गया। उसके बाद 1971 के बाद फिएट सिस्टम लाया गया। कोई एक दिन में बना हुआ सिस्टम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं एक फैमिली सब कंट्रोल करती है, नहीं भाई। हाँ, कुछ पावरफुल फैमिलीज का इन्फ्लुएंस रहा है जो आज भी है, लेकिन उन्होंने आज गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के नाम का मुखौटा डाल रखा है। इन सबको अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। ये एक पूरा नेटवर्क है, इसका कोई भी सिंगल मास्टरमाइंड नहीं है। अब सवाल आता है कि कैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल बैंक कंट्रीज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक्स तीनों मिलकर ग्लोबल प्लस नेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस करते हैं। क्राइसिस में लोन देकर कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसता है कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति, तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक लोन देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। और कंडीशंस होती हैं सब्सिडीज को कम करो, लोगों पर टैक्स बढ़ाओ, गवर्नमेंट एसेट्स, जो भी सरकारी जो संपत्तियां हैं उनको बेचो, प्राइवेटाइजेशन करो, पॉलिसीज को बदलो। मतलब पैसा देंगे लेकिन